देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों में कल दिग्गजों में दिखी शानदार तेजी और बड़ा सवाल है कि एफआईआई की खरीदारी के आंकड़े जब आज फिर से आते हुए दिखें तो क्या ये तेजी आगे बढ़ती हुई दिखेगी। और बड़ा सवाल ये भी है कि 8,450 8,500 जिसे बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है, क्या बाजार उसके पार पहुंचेगा, वो भी कमजोर नतीजों के बीच। ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति और कैसे करें आप ट्रेड, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। कल का एक्शन काफी इंटरेस्टिंग था। 190 पॉइंट की बढ़त पर सेंसेक्स जाकर टिका। निफ्टी गौर करें यहाँ पर 8423 के लेवल्स और 60 अंकों की बढ़त देखने को मिली। जो खरीदारी आई वो बिग बॉयज में ही देखने को मिली, क्योंकि कल के सत्र में आप देखिए छोटे मझौले काउंटर्स में हल्की सी मुनाफा वसूली देखी गई इंडेक्स में। और बैंक निफ्टी दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। स्ट्रेंथ आ रही है अनिल, और जो कॉन्फिडेंस है वो हैवीवेट्स में वापस लौटता है। बिल्कुल, और एफआईआई के डेटा को हर्षिता हम इतना तो रेस्पेक्ट हमेशा करते हैं कि अगर खरीदारी का आंकड़ा इतने दिनों बाद दिखे बड़ा सूदिंग होता है, और उसके दम पर कल दिग्गजों ने एक अच्छी तेजी दिखाई। लेकिन इंटरेस्टिंग कल का रुझान ये था कि जिस तरह से मिड कैप्स ऊपर के लेवल से फिसले, वो कहीं कहीं थोड़ा सा संकेत सावधानी की तरफ देते हुए नजर आए। क्योंकि याद रहे 8,000 के बाद से जब बाजार में तेजी की शुरुआत हुई तो वो पहले मिड कैप शेयरों ने की थी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से सोमवार के सेशन में आपने देखा किस तरह से बाजार थोड़े से एक दिन के लिए हल्के होते हुए दिखे या सबड्यूड होते दिखे, उसके बाद फिर से तेजी की रफ्तार पकड़ते हुए दिखे। वैसे ही माना जा सकता है कि भले मिड कैप शेयर भी एक दिन के लिए थोड़े कमजोर होते हुए दिखे और फिर से रफ्तार पकड़े, क्योंकि अब भी डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से बिकवाली के आंकड़े नहीं आए, खरीदारी भले उनकी हल्की पड़ती हुई दिखी। तो आज का सेशन मुझे लगता है दिग्गजों में तो दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आंकड़े जिस तरह के हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपनी मजबूती बरकरार अगर रख पाते हैं तो फिर बाजार के लिए 8,500 की तरफ जाना और उसे पार करना आसान होता हुआ दिखेगा। तो भले ही लीडरशिप आपको दिग्गजों से मिल रही हो, भले ही आपको लीडरशिप कल के सेशन में बैंक निफ्टी से आती हुई दिखी हो, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को मूव को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और कल के सेशन से एक बड़ा संकेत ये मिलता हुआ दिखा है कि आज मिड कैप शेयरों में मजबूती रहना बाजार की सेहत के लिए ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, तो एक दिन हेवीज ने लेट किया और नजरें रहेंगी आज छोटे मझौले काउंटर्स पर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत क्या मिल रहे हैं, क्या वहां से कुछ इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर पॉजिटिव पड़ेगा? आशीष वर्मा हमारे साथ है। आशीष, क्या है, क्यों? मिक्स क्यूज है। देखिए, अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा था परसों की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही पूरे दिन फ्लक्चुएशंस देखने को मिले। वहां पे खास तौर पे सबकी नजर थी जो अप्रैल में एफओएमसी की बैठक हुई थी, उसके मिनट्स रिलीज होने थे। वो मिनट्स रिलीज होने के बाद ज्यादातर कॉन्फिडेंस यही बन रहा है कि सेकेंड हाफ में ही इस साल के आपको दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ज्यादातर पॉलिसी मेकर्स उस बैठक में जो शुमार हुए थे उन्होंने जून की पॉलिसी हाइक की तरफ पर फोकस नहीं करा है। बहुत ही कम लोग मानते हैं कि जून में दरें बढ़नी चाहिए, और इसी मूड का रिफ्लेक्शन आपने देखा वहां पर ट्रेजरी यील्ड्स में यूएस डॉलर में देखने को मिला, क्योंकि वहां पे उसमें बिल्कुल गतिविधि नहीं थी। तो मेरे ख्याल से न्यूट्रल कहना चाहिए वो एफओएमसी के मिनट्स का आउटकम था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, जिस तरह से पॉलिसी मेकर्स का मानना है कि यूएस में जो ठंडी स्टार्ट हुई थी, Q1 जीडीपी के जो आंकड़े आए थे, उनका कहना है कि वो ट्रांजिटरी फैक्टर्स, यानी कि जो नॉन लॉन्ग लास्टिंग फैक्टर्स नहीं होते, सीजनैलिटी की वजह से प्ले अप होता है, उसकी चलते आपने Q1 में कमजोरी देखी, और वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। इसको कुछ लोग हॉकिश इंटरप्रेट कर रहे हैं, यानी कि उनका मानना है कि शायद सितंबर में इसका मतलब है आप दरों में बढ़त का सिलसिला देख सकते हैं। क्लैरिटी अब आएगी जब कल जैनेट येलेन यानी कि फेड की चेयर की एक स्पीच है, और ज्यादातर लोग उस पर फोकस करेंगे क्यूज के लिए। क्यों? देखिए, अप्रैल की बैठक के बाद से कई सारे और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आए हैं, और फेड चेयर जब कल स्पीच देंगी तो उन डेटा पॉइंट्स को फैक्टर इन करते हुए बताएंगी या बोलेंगी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बाजार के लिहाज से। यूरोप की तरफ मूव करिए, और लोअर लेवल से हमने देखा एक स्मार्ट रिकवरी आती हुई। हालांकि गेन्स कैप्ड थे, गेन्स कैप्ड इसलिए थे क्योंकि ग्रीस को लेकर फिर से कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, और दूसरी बात ये मार्केट पूरी तरह से एफओएमसी के मिनट्स का वेट कर रहा था, इसीलिए नर्वसनेस के साथ ट्रेड जहां पे देखने को मिले। ग्रीस की चिंताएं क्या है? ग्रीस के एक ऑफिशियल का स्टेटमेंट आया है कि आईएमएफ का जो अगला भुगतान या रीपेमेंट का शेड्यूल है, ग्रीस शायद उसे मिस करता हुआ नजर आया, वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। और इसके बाद हमने देखा यूरो डॉलर के मुकाबले 3 हफ्तों के लोस में जाता हुआ नजर आया, और उसी के चलते इक्विटी मार्केट का सेंटिमेंट भी कमजोर हुआ था। एशिया की तरफ आए, चाइना का जो पीएमआई आंकड़ा आया है कमजोर आया है। कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपेक्टेशन तो वैसे ही थी, 49.3 एचएसबीसी पीएमआई एक्सपेक्ट करा जा रहा था, 49.1 पे आया, तो उम्मीद से कमजोर आंकड़े आए हैं चाइना से। एक बार फिर से इकोनॉमी के हालात वाकई वहां पे कमजोर होते हुए नजर आएंगे आपको, इसीलिए एशियन मार्केट में ठंडा कामकाज होता हो। लेकिन एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है इनिशियल गेन्स थोड़े से और कम हुए, हल्के हरे निशान के साथ बढ़त के इंडिकेशंस आ रहे हैं।
ओके, तो बहुत ही मामूली बढ़त वहां पर एसटीएक्स निफ्टी पर, लेकिन चाइना के पीएमआई आंकड़ों से डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, उस पर एक नजरें रहेंगी। लेकिन जो बिगर पिक्चर है एफओएमसी की मिनट्स में कोई ऐसे संकेत नहीं कि जून में यानी कि अगले महीने ही रेट्स बढ़ेंगे। अनिल, क्या उसको अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखें, यहाँ पर भी इंतजार जून की ही पॉलिसी का है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी कि जब डॉक्टर रघुराम राजन अमेरिका गए और परसों देर शाम उनके स्टेटमेंट्स जो आते हुए दिखे, उन्हें लोग अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। काफी लोगों को यह मानना है कि जब रघुराम राजन ये कह रहे हैं कि सिर्फ रेट कट से बात नहीं बनेगी, डिमांड तो होनी चाहिए, अगर डिमांड नहीं है तो फिर रेट कट करके क्या हो जाने वाला है। दूसरी बात यह कि सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने बेहद जरूरी है, और उसको लोग ये भी मान रहे हैं कि शायद हो सकता है इसके चलते हुए 2 जून की पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर स्किप करने की कोशिश करें, ब्याज दरें न घटाएं। लेकिन कल जिस तरह से बैंक निफ्टी का मूव हुआ है, 1% ऊपर बैंक निफ्टी जाकर गया है, इसका मतलब साफ है कि बाजार ये मानता है कि अभी भी 2 जून को ब्याज दरों घटने की संभावना पूरी है, और 1/4% का कट तो शायद मिलता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम बैंक निफ्टी और बाजार के इस मजबूती में वो साफ तौर पर रिफ्लेक्ट भी होता हुआ दिख रहा है। कुछ हद तक आप ये कह भी सकते हैं कि वो प्राइस में आता हुआ दिख रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, संकेत न्यूट्रल्स हैं। जनरली आप फेड की मीटिंग के मिनट से किसी तरह का कोई बहुत अलग झटका या फिर बहुत पॉजिटिव आते नहीं देखते, क्योंकि अल्टीमेटली जो मीटिंग में जो कुछ हुआ होता है वो आपको दूसरे दिन उसी वक्त मीटिंग के वक्त पता चल जाता है। मिनट्स को देखकर सिर्फ आप एक अंदाजा ये लगाने की कोशिश करते हैं कि जो फेड के सारे ऑफिशियल्स हैं उनमें किन लोगों ने किस तरफ वोट किया, उससे एक अंदाजा लगता है। तो ओवरऑल ये मानकर चल सकते हैं कि फेड की मीटिंग से के मिनट से ये संकेत साफ दिख रहे हैं कि अमेरिकी फेड अभी ब्याज दरें बढ़ाने की जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे लिए उसमें संकेत पॉजिटिव साइड पर काफी है। लेकिन एफआईआई और वहां से हम देख रहे हैं लगातार सेकेंड डे ऑन अ ट्रॉट कैश में खरीदारी आती हुई, वो एक पॉजिटिव है। बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं कि अब भले ही आंकड़े बड़े नहीं है, लेकिन ये संकेत तो साफ तौर पर दिखा है कि बिकवाली का मूड उनका कम हो गया, और हर्षदा ये भी कम नहीं है, क्योंकि हमने इतना देखा है कि लगातार 15-16 ट्रेडिंग सेशन भारी भरकम बिकवाली, 4 डिजिट में बिकवाली, तो कम से कम आपको बिकवाली का प्रेशर कम है। दूसरी बात है कि एफआईआई की बिकवाली बंद होने के बाद भी डोमेस्टिक फंड्स एग्रेसिव बिकवाली नहीं कर रहे हैं, उनकी भी खरीदारी कम हुई है। कल के सेशन में आंकड़े 100 करोड़ के हैं, लेकिन कल ऐसा लग रहा था जिस तरह से मिड कैप इंडेक्स का बिहेवियर था, ऐसा लग रहा था कि शायद डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा है, और जनरली डोमेस्टिक फंड प्रीफर करते हैं एफआईआई के फ्लोज के अगेंस्ट ट्रेड करना, यानी कि अगर एफआईआई की खरीदारी होती तो उनकी तरफ से बिकवाली का आंकड़ा था, और उनकी बिकवाली के वक्त वो खरीदारी करते हैं। लेकिन हो सकता है एक आध सेशन आपको इसी तरह के छोटे आंकड़े दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स के दिखे, और उसके बाद एक क्लियर ट्रेड दिखे। तो मुझे लगता है आज और कल 2 दिनों के आंकड़े और देखने चाहिए, लेकिन सिर्फ कल के आंकड़ों के दम पर यह कहा जा सकता है कि आंकड़े पॉजिटिव हैं कैश मार्केट के लिहाज से। लेकिन ज्यादा पॉजिटिव है इंडेक्स फ्यूचर्स के लिहाज से, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए दमदार शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है एफआईआई की तरफ से निफ्टी में, और दमदार तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखी है बैंक निफ्टी में। तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं एफआईआई ये मानकर चल रहे हैं कि एसबीआई के रिजल्ट अच्छे होंगे, कहीं ये मान के चल रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती होगी अगली पॉलिसी में, और उस लिहाज से निफ्टी से ज्यादा भरोसा उनका बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है। और अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो इस वजह से बढ़ रहा है कि बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। बैंक निफ्टी में कल भी देखिए 1% के आसपास की मजबूती बनती दिखी, जो निफ्टी के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। तो बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ जो हम कल बात कर रहे थे वो बाजार की ट्रेंड डिसाइडिंग है, और कल इसी वजह से आपने बाजार को इतनी मजबूती के साथ ट्रेड होते हुए देखा। तो आज भी बैंक निफ्टी की मजबूती बरकरार रहती है। तो ब्रॉडर मार्केट में या यूं कहें कि दिग्गजों में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मिड कैप शेयरों का एक्शन डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी के आंकड़े के बाद शायद पॉजिटिव साइड पर बनने की कोशिश करे। तो अगर मिड कैप इंडेक्स अपनी मजबूती बरकरार रख पाता है तो फिर दिग्गजों में बैंक निफ्टी से आपको सपोर्ट मिलेगा डेटा के लिहाज से, और मिड कैप्स में यहां पर सपोर्ट आता हुआ दिखेगा डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से। तो बाजार में एक ब्रॉड बेस तेजी हो सकती है। 650 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे गए, और ये बेहद इंटरेस्टिंग है कि काफी हद तक ऑप्शंस में जो कॉल्स जो शॉर्ट्स किए हुए थे एफआईआई ने, वहां पर उन्होंने पोजीशन अपनी कवर की। तो आंकड़ों के दम पर यह कहा जा सकता है कि फ्रेश खरीदारी कम हुई है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त होती दिखी है निफ्टी में भी और स्टॉक्स में भी। वायदे बाजार की पोजीशन अनिल उस लिहाज से कैसे पड़े? वायदा कारोबार में बेहद इंटरेस्टिंग आंकड़े हर्षदा, और ये आंकड़े आज के सेशन में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों दिखा रहे हैं। पहले पॉजिटिव्स की बात करें, सबसे बड़ा पॉजिटिव जो आज दिखा रहा है, आपको याद होगा कल हम बात कर रहे थे कि 8400 बड़ा अहम लेवल है। जो 8400 के ऊपर अगर बाजार को बुल्स ले जाए
तो फिर एक तेजी का अच्छा रुझान बनेगा, और 8400 के नीचे अगर टिके रहे तो फिर मंदी करने वाले अपर हैंड में होंगे। तो कल हमने देखा पूरे दिन भर हमने 8400 के ऊपर ट्रेड किया। अब कल के सेशन में देखिए 8400 के लेवल पर कॉल्स में 12 लाख 11.5 लाख शेयर प्रिसाइजली नए जुड़ते हुए दिखे। तो आज के सेशन के लिए आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वायदा कारोबार के आंकड़ों के दम पर 8400 पर आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। ट्रेडिंग रेंज धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8300 के पुट पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है 8100 से बदलकर, यानी कि ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। अपसाइड 8500 पर दिख रही है, क्योंकि अब भी वहां पर लगभग 47 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। तो आपके लिए 8500 के पार जाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। दूसरी पॉजिटिव जो दिख रही है वो है बैंक निफ्टी में 95,000 शेयर नए जुड़ते हुए दिखे, बैंक निफ्टी 1% ऊपर हुआ है, ये एक अच्छी बात है। तीसरा पॉजिटिव जो दिख रहा है वो ये कि कल के सेशन में फिर से वीक ट्रेडर्स सिस्टम से बाहर हुए हैं, क्योंकि आप देखिए पुट में 33 लाख शेयर कम हुए हैं, कॉल्स में 5 लाख शेयर्स कम हुए। तो ऑप्शंस के डेटा ये बता रहे हैं जिन ट्रेडर्स में कन्विक्शन लेवल कम है वो इस बाजार में अपनी पोजीशंस कम कर रहे हैं। कुछ हद तक एफआईज ने भी अपने शॉर्ट पोजीशंस कवर किए, ये तीसरा पॉजिटिव है। लेकिन एक बहुत बड़ा नेगेटिव जो दिख रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए, और वो नेगेटिव है पुट कॉल रेशियो को लेकर 1.08। जनरली आप 1.08 को कभी ये नहीं कहेंगे कि बाजार ओवरबॉट हो चुका है, और ओवरबॉट है भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद सोमवार का ट्रेडिंग सेशन याद करिए, क्योंकि शुक्रवार के सेशन के बाद पुट कॉल रेशियो 1.05 पर गया था, और सोमवार को आपने एक करेक्शन आते हुए देखा और बाजार को मामूली गिरावट के साथ बंद होते हुए देखा। आज 1.08 पर पुट कॉल रेशियो है। फर्ज करें एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर आप मजबूत शुरुआत करेंगे, कुछ और लॉन्ग पोजीशंस वहां पर बनती हुई दिखेगी, 1.1 या इसके पार पुट कॉल रेशियो जाएगा तो आपको बाजार थोड़ा सा ओवरबॉट होता हुआ दिखेगा, और एक इंट्राडे के लिए करेक्शन आना बन सकता है इस पुट कॉल रेशियो पर। तो इस पर नजर रखनी आपकी बेहद जरूरी है। और पुट कॉल रेशियो ये बता रहा है कि एक छोटा करेक्शन होगा जिसमें शायद कमजोर ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को स्टॉप लॉस लगाकर कम कर देंगे या निकल जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव आज के लिए दिख रहा है। दूसरा नेगेटिव क्या दिखा है, कल जो कुछ भी तेजी बनी उसमें शॉर्ट कवरिंग का ज्यादा हाथ था। आप देखिए 8300 और 8400 के कॉल्स में पोजीशन कम हुई है लगभग 9 लाख शेयर की, यानी कि वो ट्रेडर्स जिन्होंने कॉल्स बेचे थे, मंदी की पोजीशन बनाई थी, उन्होंने अपनी ऑलरेडी शॉर्ट्स कवर कर ली। निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर हुई, इसका मतलब साफ है कि धीरे धीरे शॉर्ट्स कम होते दिख रहे हैं बाजार में, और इस वजह से भी पुट कॉल रेशियो ऊपर जाता हुआ दिखा है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि पुट्स में अब काफी राइटिंग होती हुई दिख रही है, ये एक संकेत थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर आता हुआ दिखा है। तो आज के सेशन के लिए जो पुट राइटिंग हुई है 8400 पर 11.5 लाख शेयरों की, वो बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। तो आपके लिए डाउन साइड रिस्क वहां पर दिख रही है, और पुट कॉल रेशियो जो 1.08 पर है वो ये बता रहा है कि बाजार थोड़े ओवरबॉट होते दिख रहे हैं, तो आपके लिए अपसाइड भी लिमिट होती दिख रही है। तो इस लिहाज से बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन होगा आज का, जहां पर आपको शायद दोनों तरह के मूव आते हुए नजर आएंगे। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस तरह के माहौल में? हमारे साथ होंगे जाने माने एक्सपर्ट्स। 9:25 पर हमारी खास सीरीज चाय गरम है लेकर आएंगे इडलवाइज ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ राजेश शाह, और उनसे जानेंगे कि मोदी सरकार का एक साल बाजार के लिए कैसा रहा है, और साथ ही यहां से आगे का रुझान क्या रहेगा मार्केट्स के लिए। 9:35 पर हमारे साथ जुड़ेंगे HDFC सिक्योरिटीज के पराग ठक्कर, उनसे जानेंगे कि मौजूदा लेवल्स पर पैसे लगाकर कहां आप कर सकते हैं अच्छी कमाई। और साथ ही BNP पारिवार म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर श्रेयस देवालकर से भी हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स का कहां है रुझान इस वक्त और क्या है बाजार का उनका डायरेक्शन। लेकिन आज के बाजार में किस तरह के ओपनिंग क्यूज देखने को मिलेंगे? SGX निफ्टी याद रखिए एकदम सपाट टू हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहा है, 10-12 अंकों की बढ़त देखने को मिली। अनिल, तो खुलते ही ज्यादा जोश की उम्मीद ना करें। सुबह आज जब मैं ड्राइव करके आ रहा था हर्षदा, तो पहली बार मुंबई में मुझे बादल दिखे, और ऐसा लग रहा है कि मानसून आने के संकेत होते हुए दिख रहे हैं। और अगर दलाल स्ट्रीट पर बारिश हो तो वो मूड शायद बाजार का बेहतर करते हुए दिखे, और कम से कम एक पॉजिटिव संकेत वहां से आते हुए दिखे, तो मुंबई में बारिश का मूड शायद सेट होता हुआ नजर आए। लेकिन पॉजिटिव क्यूज काफी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जहां आपके लिए फ्लोज अच्छे हैं, ग्लोबल मार्केट स्टेबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नेगेटिव्स जो हैं वो ये कि एक तो नतीजे आपको बहुत सपोर्ट नहीं करते दिख रहे हैं। कल टाटा स्टील के खराब नंबर से, आज बजाज ऑटो से उम्मीदें खराब है, हालांकि स्टॉक कल से एक करेक्शन देना शुरू कर चुका है, हो सकता है थोड़ा बहुत और हो, तो रिजल्ट्स का सपोर्ट नहीं है। दूसरी बात है कि पुट कॉल रेशियो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा हायर साइड पर है। तीसरी बात है कि मिड कैप शेयरों का एक्शन थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। एक दिन बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे तो, लेकिन अगर आज मिड कैप शेयरों का एक्शन इसी तरह से ठंडा रहे तो फिर थोड़ी दिक्कत की बात होगी। चौथी बात जिस पर नजर होनी चाहिए वो है, अब आप ऐसे लेवल पर हैं, नीचे से देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि 400-450 पॉइंट बढ़ चुके हैं, ऊपर से देखेंगे तो ये कहेंगे हम 400-450 पॉइंट नीचे, यानी कि 8450 वो लेवल है जो बीच का लेवल है, जो हमने 8875 से 8000 की रेंज में जो करेक्शन दिया था उसका बीचों बीच लेवल है।
और आप उसके बेहद करीब है। तो आज के लिए आपकी अपसाइड क्या है? अपसाइड आपकी लिमिट होती है फिर वही कल वाले लेवल है 8450 से लेकर 8500। इस रेंज पर बाजार में काफी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनती है और इसके पार जाने के लिए या तो ये जो 100 करोड़ के आपको फिगर दिख रहे हैं वो 500 और 1000 करोड़ में कन्वर्ट होते दिखे, या फिर कोई बड़ा न्यूज फ्लो पॉजिटिव साइड पर आता हुआ दिखे। तो अभी दोनों ही एब्सेंट है, तो आप ये मानकर चलें कि 8500 पर कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, उसे पार करना आसान नहीं होगा। तो 8500 के जैसे जैसे आप नजदीक पहुंचे प्रॉफिट बुक करें, लेकिन 8500 के जैसे ही पार निकलेंगे आपको बेहद एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखेगी जो बाजार को आसानी से 100 पॉइंट और ऊपर निफ्टी पर ले जा सकती है। डाउन साइड रिस्क क्या है? 11-11.5 लाख शेयर कल जुड़े हैं 8400 के पुट पर। इसका मतलब साफ है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स 8400 के लेवल के आसपास बाजार को होल्ड करने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे में 8375 8400 वो रेंज है जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस का काम करना चाहिए। अगर 8375 टूट जाए तो आप अपनी एक बार की लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकल जाएं और फिर इंतजार करें बाजार कहां सेटल होता है, कितना नीचे जाता है। तो वो आपका स्टॉप लॉस बहुत साफ तौर पर डिफाइंड है। ये 25 पॉइंट की रेंज बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो टूटनी नहीं चाहिए। जब तक वो ना टूटे तब तक अपसाइड एंजॉय करें। खासतौर से मिड कैप शेयरों के एक्शन पर फोकस रखें। दिग्गजों में हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको नतीजों के दम पर थोड़ा कमजोरी की तरफ दिखे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का माहौल बन सकता है। तो इस रेंज के बाहर जिस तरफ बाजार निकले, नीचे की तरफ 8375, ऊपर की तरफ 8500, वैसा आप डायरेक्शनल व्यू लें या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन को आप होल्ड करके रख सकते हैं इस बाजार में। और थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कौन से वो टॉप 10 स्टॉक्स है जिस पर आज आपकी नजर रहनी चाहिए, हमारी टीम आपको बताएगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब वक्त है टॉप 10 स्टॉक्स का, वो शेयर जहां पर आज खबरें हैं और खबरों के दम पर दिखेगा जबरदस्त एक्शन, और पूरी टीम हमारे साथ है। आज शुरुआत करते हैं नीरज के साथ। वरुण, आपसे शुरुआत की जाए। डेफिनेटली अनिल जी, टाटा स्टील का काउंटर मेरे रडार पे होगा। कल बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए हैं और नतीजे काफी कमजोर है। लगातार जो डिमांड एनवायरमेंट कमजोर हो रहा है और चाइना और बाकी एफटीए कंट्रीज से जो लगातार इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है, उसका एक सीधा हिट कंपनी के नंबर्स पे यहाँ देखने मिला है। दो ज्योग्राफीज जिसने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया उसमें सबसे पहले है इंडियन ऑपरेशन, जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन में अगर आप देखें तो 18% की गिरावट हुई है और जो प्रॉफिट भी है कंपनी का 1980 करोड़ से गिर के 814 करोड़ पे रह गया है। वहीं साउथ ईस्ट एशिया के कारोबार में तो कंपनी ने करीब 232 करोड़ का एक लॉस क्लॉक किया है। जहां तक यूरोपियन ऑपरेशन की बात करें तो कुछ स्टेबिलिटी वहां जरूर देखने मिली है, लेकिन इसका कोई भी फायदा कंपनी के ओवरऑल नंबर्स में आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। और इसके लिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब 69% का गिरावट देखने मिली है। ऑपरेटिंग मार्जिन में 7.25% की गिरावट देखने मिली है और कंपनी ने जो 4,800 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस क्लॉक किया है, उसके कारण कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें तगड़ा हिट देखने मिला है। लेकिन ऑपरेशनल भी कहे तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी वीक यहाँ नजर आ रहा है। जहां तक ब्रोकरेज हाउस की व्यूज की बात है तो काफी डाइवर्जेंट व्यूज यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है। मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग यहाँ बरकरार रखी है। इनका कहना है कि डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस में जो गिरावट आई है और जो ग्लोबल कंसर्न है उसके कारण कंपनी के जो नतीजे हैं वो काफी कमजोर है। आगे भी ऐसी जो कॉस्ट एस्केलेशन है वो जारी रहेगा और आगे भी काफी सारे डाउनग्रेड इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। 307 का लक्ष्य ये दे रहे हैं। वही बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने यहाँ खरीदारी की सलाह इस काउंटर पे दी है। इनका कहना है कि इस बार के रिजल्ट जरूर कुछ वीक थे, लेकिन यूरोप से आगे परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। इंडियन बिजनेस से भी एक बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद है, इसके लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 500 रुपए का प्राइस टारगेट दिया गया है। डीएलएफ होगा मेरे नेक्स्ट काउंटर पे। कल बेहद खराब नंबर पेश किए हैं, स्पेशली ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी कमजोर आई है। हालांकि प्रॉफिट्स हायर देन एक्सपेक्टेड थे क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा कमजोर हुई है। डिमांड सिनेरियो मैनेजमेंट का मानना है कि काफी ज्यादा म्यूटेड है और आगे भी अगले 1 साल तक जारी रहने का अनुमान है। मुनाफा इसका 22% के आसपास घटा है। 172 करोड़ तक इनके यहाँ पे प्रॉफिट उन्होंने क्लॉक किया है। रेवेन्यू भी करीब 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। डीएलएफ पर जेपी मॉर्गन की मगर एक रिपोर्ट आई है। न्यूट्रल का ये लोग प्राय की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 210 का इन्होंने दिया है। बजाज ऑटो खास आपके रडार पे आज होना चाहिए, जो आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगा। कल नतीजों से पहले स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिला था, जहां पे हम आज एक कमजोर आंकड़ों की उम्मीद रख रहे हैं, जहां पे पहली बार कंपनी के आय में गिरावट दर्ज हो सकती है। 8% की गिरावट का अनुमान है। मुनाफे में भी 16% की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई देगी और इसकी वजह रहेगी कंपनी के वॉल्यूम्स जो काफी कमजोर रहे हैं। कंपनी के कुल वॉल्यूम से 16% की गिरावट आई है। साथ ही एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन ओवरऑल सेल्स को इस बार कम हुआ है और क्योंकि इसके मार्जिन एक्सपोर्ट के मार्जिन ज्यादा होते हैं तो कंपनी के मार्जिन पर तिमाही दबाव बनता हुआ दिखाई देगा और साथ ही यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट भी कंपनी का कमजोरी है। सो ओवरऑल हर एक फ्रंट से स्टॉक को दबाव मिला है और इसलिए कमजोर नतीजों का अनुमान है।
भारत फोर्जे मेरा नेक्स्ट काउंटर पे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। कल ये स्टॉक बेहद पिटा था। टारगेट प्राइस भी इन्होंने 8% के आसपास कट किया है। ईपीएस अनुमान भी है 5 से 8% का घटा रहे हैं FI 16-17 के लिए। क्रेडिट स्विस भी मगर पॉजिटिव है स्ट्रक्चरल स्टोरी पर, रिटेन कर रहे हैं अपना न्यूट्रल का कॉल। टारगेट प्राइस और अर्निंग्स यहां पर ये एस्टिमेट कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं 1 से 2% के आसपास, मगर क्योंकि मैनेजमेंट नॉन ऑटो पे जो डिमांड आउटलुक है उस पर पॉजिटिव है, इससे रिवाइज कर रहे हैं। बार्कलेज भी अपना ईपीएस के अनुमान और टारगेट प्राइस इन्होंने 1550 से घटा के 1460 तक का कर दिया है। क्लेल्फ लाइफ साइंसेज और कैडिला हेल्थ केयर, ये दोनों काउंटर्स पर आज खास नजर होनी चाहिए, जहां पे कैडिला हेल्थ केयर क्लेल्फ लाइफ साइंस के जेनरिक स्टरलाइट इंजेक्टेबल कारोबार को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे आया है। अच्छा खासा प्रीमियम पे करने को तैयार है, जहां पर कंपनी को या फिर क्लेल्फ लाइफ साइंस को 3100 करोड़ से 3400 करोड़ पर वैल्यू किया जा रहा है, जबकि उसका मार्केट कैप सिर्फ 1790 करोड़ का है। माना जा रहा है अगले महीने ही ये डील होती हुई दिखाई देगी। साथ ही कैडिला हेल्थ केयर के शेयर होल्डर्स ने QIP के जरिए 10,000 करोड़ रुपए तक की पूंजी जुटाने की मंजूरी दे दी है और NCDs के जरिए लगभग 3,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। वो यूनाइटेड स्पिरिट्स का काउंटर आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही है कि ये कंपनी अपने अनप्रोडक्टिव एसेट्स को बेचने की यहाँ योजना बना रही है और इन एसेट्स को वैल्यू करने के लिए इन्होंने एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी हायर कर लिया है। दरअसल इन एसेट्स को बेच के ये अपने कर्ज को करीब 300 करोड़ तक यहाँ कम करने की योजना बना रही है और इसके लिए ये एसेट सेल करने की ये योजना बना रही है। अब बात करते हैं बजाज फिनसर्व के नतीजों की। काफी अच्छा क्वार्टर कंपनी के लिए। इस बार कंसोलिडेटेड लेवल पर कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किया है, लेकिन यहाँ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर असर देखने को मिला और प्रॉफिट नंबर्स फ्लैट दिखे हैं, लेकिन ओवरऑल नतीजे अच्छे हैं। एसेट क्वालिटी के नंबर्स भी स्टेबल है और टोटल इनकम में 17% की बढ़त इस क्वार्टर देखने को मिली है। वही ब्रिटानिया आज अपने नंबर्स घोषित करेगा और हर क्वार्टर के तरह इस बार भी इस कंपनी से एक आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद है। टोटल इनकम में अगर आप देखें तो करीब 12 से 13% के आसपास की ग्रोथ की उम्मीद है। वही वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखें तो 6 से 7% तक ये बढ़ते नजर आ रही है। कुछ एनालिस्ट तो स्ट्रीट पे ये भी मान के चल रहे हैं कि 10% से ज्यादा आपको इस बार वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल सकती है, तो इस पर आपकी खास नजर होनी चाहिए। इसके अलावा मार्जिन की बात करें तो लगातार आपने देखा होगा कि इस तिमाही में FMCG कंपनीज के मार्जिन में सुधार देखने मिला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रिटानिया के मार्जिन में भी करीब आपको 160 बेसिस पॉइंट के सुधार देखने मिलेगा, क्योंकि लगातार जो रॉ मटेरियल की कीमतें कम हुई है उसका फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 107 करोड़ से बढ़ के 148 करोड़ पे आ सकती है, यानी करीब 38% का जंप आपको प्रॉफिट में भी देखने मिल सकता है। CESC के नतीजों का भी इंतजार है और ये कैलकाटा बेस्ड इलेक्ट्रिक कंपनी, यहाँ पर हमारा अनुमान है कि टोटल इनकम में इस पारी कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है। ये आंकड़ा 1371 करोड़ पर आएगा, लेकिन मुनाफे पर दबाव रहेगा। 211 करोड़ पर यह आने की संभावना है। इसमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले करीब 13% की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन पर हालांकि एक हिट रहेगा, करीब 6% की गिरावट देखने को मिल सकती है। 30% के आसपास वो OPMs रहेंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप एनालाइज करेंगे नतीजों को, उसमें कुछ हल्की इंप्रूवमेंट की उम्मीद जरूर है। देखना यह भी होगा कि रिटेल बिजनेस से कितना कंपनी फायदा कमा पाती है। वोल्टास आज नतीजे अपने पेश करने वाला है। कमजोर टू फ्लैटिश इनकी टॉप लाइन रहने का इनका हमको अनुमान है। रिपोर्टेड पैट इनका 9% के आसपास घटने का अनुमान है। 91 करोड़ के आसपास आपको ये फिगर देखने को मिल सकता है। इनकम भी करीब 1% के आसपास गिरती हुई नजर आएगी। हालांकि हाई बेस इफेक्ट प्ले में आएगा और हो सकता है कि आपको ऑपरेटिंग लेवल पर यानी मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की का कारोबार हो या फिर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो। यहाँ पे दोनों ही कमजोर नतीजे यहाँ पे पेश कर सकता है। वर्लपूल के नतीजों की बात करें तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी के लिए। वॉल्यूम्स में उम्मीद से काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। करीब 5 से 7% की बढ़त यहाँ वॉल्यूम्स में देखने को मिली है। उसके अलावा मार्जिन में भी एक्सपेंशन हुआ है। एबिटा फ्रंट पर बात करें तो करीब 40% की बढ़त और ऑपरेटिंग मार्जिन में 180 बेसिस पॉइंट की बढ़त इस बार इस तिमाही देखने को मिली है। टोटल इनकम में भी अच्छी बढ़त, करीब 16% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है और उसके अदर इनकम में से काफी सपोर्ट मिला है कंपनी के मुनाफे में, जिसमें कि इस बार 55% की बढ़त कंपनी के मुनाफे में इस तिमाही देखने को मिली। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस यहाँ पे कंपनी ने कल मार्केट आज के बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित किए, जो बेहद ही कमजोर आए हैं, जहाँ पे कंपनी के मुनाफे में 40% की गिरावट दर्ज हुई है, जहाँ पे ब्याज पर खर्च के कारण दबाव बना है। साथ ही कंपनी के आय में 22% की गिरावट आई है। मार्जिन बेहद ही स्टेबल है। 31% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 26.5% के मुकाबले।
और आखिर में बालाजी टेलीफिल्म्स का शेयर रेडार पर रहेगा, जिसके नतीजे आए हैं। हमने देखा है मुनाफे में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 9.5 करोड़ पर मुनाफा आया है, जो पिछली बारी करीब 10 लाख के आसपास था। साथ ही साथ टोटल इनकम में भी हमने देखा 51% का इजाफा देखने को मिला है। करीब 60 करोड़ पर यह आंकड़ा देखने को मिला है। मार्जिन में कुछ इंप्रूवमेंट जरूर देखे गए हैं, लेकिन ये फैक्टर याद रखिए कि कंपनी ने कहा था कि अपने टीवी बिजनेस को लगातार कंसोलिडेट करना चाहेंगे। शायद उसका कुछ फायदा इस इनकम में जरूर देखा गया है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन रहने वाला है खबरों के दम पर, और इन सब पर लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस ब्रेक के बाद उनसे करेंगे बातचीत। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स का एक दमदार पैनल जुड़ रहा है, जो आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति बनाने में करेगा आपकी मदद। तकनीकी राय देने के लिए कोलकाता से हमारे साथ है रजत के बॉस.com के रजत बॉस, और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका, और फंडामेंटल राय लेंगे हम देवांग मेहता से आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के हमारे साथ है इस वक्त हमारे स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। नितिन, ये बताएं कि क्या संकेत मिल रहे हैं वायदा कारोबार के आंकड़ों से? क्या और कुछ तेजी होने की संभावना है, या फिर ये पुट कॉल रेशियो थोड़ा हायर साइड पर आता हुआ दिख रहा है, जो एक बार करेक्शन आ सकता है इंट्राडे में? क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको आंकड़ों को देखकर, और फाइनली हम और ऊपर की तरफ 8500 के पार निकल पाएंगे? देखिए जी, अगर आप डेटा देखेंगे तो मैक्सिमम डेटा पॉजिटिव है, और सबसे पहले डेटा नंबर 1 हम एफआईज का फ्लो देखते हैं। तो मार्केट में जो बाउंस बैक हुआ, ये लास्ट 8-9 ट्रेडिंग सेशन से हम लोग बाउंस बैक देख रहे हैं। तो इसमें एफआईज की तरफ से इस बार सबसे ज्यादा पोजीशन ऑप्शंस में बनी है, और स्पेशली कॉल ऑप्शन में आप देखिएगा तो 85 लाख शेयर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 85 लाख कॉल बाई हुई है, और वो करीब जो फ्लो आया है 8-9 दिनों में, वो करीब 9200 करोड़ के आसपास का पॉजिटिव फ्लो है। और निफ्टी फ्यूचर में अगर हम देखते हैं तो लास्ट 9 ट्रेडिंग सेशन में करीब निफ्टी फ्यूचर में केवल 3 लाख शेयर बिके हुए हैं उनके, यानी उनकी तरफ से बिकवाली लास्ट 8-10 दिनों में नहीं हुई है, और कॉल ऑप्शन में बहुत पोजीशन बनाई गई है। अगर आप लास्ट 3 दिन को देखें, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिनों में करीब 35-36 लाख कॉलों में बाइंग हुई है, और कुछ हद तक पुट में राइटिंग है 2-2.5 लाख, और निफ्टी फ्यूचर्स में हम लोग 17 लाख शेयर्स के आसपास बाइंग देख रहे हैं। अब इसको हम लोग कल के डेटा में देखते हैं, तो कल जो आप 850 करोड़ की बाई फिगर देख रहे हैं, इसमें करीब 9.5 लाख फ्यूचर्स बाई किए गए हैं, और 644 करोड़ की जो ऑप्शंस की फिगर है, इसमें हम लोग 7.5 लाख कॉल बाय देख रहे हैं। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि एफआईज की तरफ से अदर एक्सपायरी के कंपैरिजन में इस बार सबसे ज्यादा कॉलों में बाइंग हुई है, फ्यूचर्स में बाइंग नहीं हो रही है। तो जब भी कॉलों में बाइंग होती है, मुझे लगता है मोमेंटम फास्ट आना चाहिए, क्योंकि टाइम वैल्यू का एक काफी बड़ा फैक्टर होता है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले इस एक्सपायरी में हम लोग 8600 की तरफ काफी तेजी से मूव कर सकते हैं। दूसरा, इसको अगर आप ऑप्शंस का डेटा कल का आप देखिएगा, तो कल हम लोग 8400 की कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में काफी स्ट्रांग राइटिंग देखी। 84, 83, 82 सब में राइटिंग हो रही थी, और कल जो राइटिंग देखी गई वो एफआईज की तरफ से नहीं थी, वो एचएनआई वर्सेस क्लाइंट की तरफ से हमने राइटिंग देखी, यानी रिटेल पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बाइंग थी, और बिग एचएनआईएन की तरफ से सेलिंग हो रही थी। तो मुझे लगता है स्टिल स्ट्रॉन्गर हैंड्स आर सेलिंग पुट ऑप्शन। तो जो ओवरऑल मुझे डेटा मिल रहा है, मुझे लगता है कि नीचे अब हम लोग 8350 का एक स्ट्रांग सपोर्ट बना रहे हैं, और अगर बाजार आज 8450 के ऊपर फ्यूचर्स निकलता है, जो कल का हाई है, तो डेफिनेटली आप 8600, 8650 की तरफ आप मूव कर सकते हैं। रजत, तकनीकी तौर पर आज आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, निफ्टी में क्लियरली बुलिश साइड में ही खेलना चाहिए, क्योंकि अभी जो संकेत आ रहा है, कल जिस तरीके से पुट राइटिंग हुआ है उसको देखते हुए मुझको लगता है कि बुलिश मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। ये बरकरार रहने के लिए 8433 के ऊपर में निफ्टी को रहना पड़ेगा, और जहां तक निफ्टी फ्यूचर्स का सवाल है, वो मैं मानता हूं कि 8455 ये लेवल, 8440 से लेकर 8455 ये रेंज के ऊपर में अगर निफ्टी फ्यूचर मेंटेन करता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। और 8520 अगर 8525 डिसाइसिवली क्रॉस हो जाता है तो ये जो करंट मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छा चल पाएगा, और ये जो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड आपने देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट अप ट्रेंड में बदलने की पॉसिबिलिटीज बन जाएगा वो तब। और जहां तक निफ्टी फ्यूचर का सवाल है, 8397 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक कोई खतरा सच नहीं पैदा होगा, वो नीचे की लेवल पे फिर से बाइंग आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगा।
और इंडिविजुअल स्टॉक्स में कुछ जगह पे वीकनेस है, बट वो वीकनेस इन इधर निफ्टी और बैंक निफ्टी उतना कोई इफेक्ट करेगा मुझको समझ में नहीं आ रहा है। जैसा जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 18,603 के ऊपर में सस्टेन करे तो ये 18,731 से लेके 18,871 ये रेंज को टेस्ट करने की चेष्टा करेगा। और जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी 18,434 को टूट के नीचे नहीं जाता है तब तक कोई खास वीकनेस नजर नहीं आएगा। नीचे की लेवल पे फिर से बाइंग एक्सपेक्ट करना चाहिए। दैट इज द बेसिक स्ट्रैटेजी एज फार एज द इंडेक्सेस आर कंसर्न। एंड जहां तक इंडिविजुअल स्टॉक्स है, आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स की टेक्निकल स्थिति के ऊपर में ही रणनीति बनाना चाहिए। और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौट कर आएंगे आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें जिस पर नजर होनी चाहिए आपकी, और साथ ही बाजार के सामने खड़े बड़े सवाल। बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिका में डाउ और S&P गिरावट पर बंद, लेकिन नैस्डैक में मामूली बढ़त। चीन में बेहतर PMI आंकड़ों के बावजूद एशियाई बाजारों में सुस्ती, लेकिन SX 50 1/4% ऊपर। चौथी तिमाही में टाटा स्टील को 5,600 करोड़ से ज्यादा का अब तक का सबसे बड़ा तिमाही घाटा। भारत और साउथ ईस्ट एशियन कारोबार ने किया निराश, मार्जिन में 7.25% तक की तगड़ी गिरावट। आज बजाज ऑटो के नतीजे भी कर सकते हैं निराश। चौथी तिमाही में मुनाफा 16% घटने का अनुमान, मार्जिन भी फ्लैट रहने की आशंका। वोल्टास, CSC जैसी मिड कैप कंपनियों के भी आज नतीजे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जल्द ही खोलेगी अपने सारे पेट्रोल पंप। 4G सर्विस की टेस्टिंग भी शुरू। कंपनी ने ग्रोथ वाले सेक्टर्स में किया 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। There has been massive international engagement that has put India back on the world stage, including Indian business and India's investment attractiveness. मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज को बिजनेस लीडर्स का थम्स अप। बिजली मंत्री पीयूष गोयल साबित हुए सबसे बेहतरीन मंत्री, लेकिन टैक्स मामले पर अब भी निराशा कायम। और 1 साल के कामकाज पर प्रधानमंत्री को मिला RBI गवर्नर का सपोर्ट। रघुराम राजन ने कहा, लोगों ने लगा रखी थी ज्यादा उम्मीदें। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा, सबको देना चाहिए मोदी का साथ। लेकिन बाजार के लिए आज कौन से हैं वो बड़े अहम सवाल जिन पर नजर होनी चाहिए आपकी, और ये सब सवाल लेकर हमारे साथ हैं हर्षदा। बताइए हर्षदा, आज बड़े सवाल कौन से हैं? सबसे पहले FIIs का जो रुझान खरीदारी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लगातार 2 दिन कैश मार्केट में खरीदारी देखने को मिली है। तो पहला सवाल यही है कि FIIs की खरीदारी लौटती हुई दिख रही है, तो क्या ऐसे में यहां से और तेजी जमकर बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो दूसरा सवाल है वो लेवल्स के लिहाज से है। निफ्टी अब यहां से किस तरह के स्तरों तक पहुंचेगा। 8450 पर सभी की नजरें लगी हुई है, लेकिन क्या आज 8450 to 8500 के पार निकल पाने में निफ्टी कामयाब रहेगा इस FII सपोर्ट के चलते। लेकिन रिजल्ट एक्टिव डे रहने वाला है और आज कई सारे मिड कैप कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं जो नॉर्मली ट्रेडर फ्रेंडली रहते हैं। वोल्टास हो, इंडियाबुल्स रेल जैसी कंपनियां, और क्या उम्मीदों पर खरे उतरेंगे ये तमाम नतीजे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन टाटा स्टील और DLF 2 बिग बॉयज जहां पर हमने देखा है बेहद निराशाजनक परफॉर्मेंस देखा गया है, तो कितना दबाव आएगा, कितने पिटेंगे ये शेयर, एक बहुत बड़ा सवाल है निवेशकों के मन में। साथ ही बजाज ऑटो से भी ज्यादा कुछ बेहतर नतीजों की उम्मीद नहीं है। स्टॉक ने थोड़ा सा रिएक्शन कल ही दिखा दिया था, गिरावट आई थी इसमें, तो आज नंबर से पहले क्या यहां पर और बिकवाली कर लेनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा है। बिल्कुल, तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, और शुरुआत करते हैं हम सीधे टाटा स्टील के नतीजे के साथ। क्या कहेंगे देवांग, नंबर्स पहले से अंदाजा तो था कि खराब होंगे, लेकिन इतने खराब? गुड मॉर्निंग अनिल जी। नहीं, नंबर्स बिल्कुल खराब थे। आपने जैसे कहा, हर ऑपरेशंस, अगर आप इंडियन ऑपरेशंस की बात करें तो वो भी ब्लीड हो रहे हैं। अपना साउथ ईस्ट एशियन ऑपरेशंस भी खराब है, और यूरोपियन ऑपरेशंस में से कुछ एक ग्लिमर ऑफ होप आई है, बट स्टिल वी फील के नतीजे कमजोर ही है। ऑपरेटिंग मार्जिन सफर हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुरी तरह से सफर हुआ है। सो यहाँ पे अभी भी मेटल्स में वी फील के कमजोर नतीजे आने की जो सिलसिला है वो और 6 से 9 महीने में रह सकता है। तो आई डोंट थिंक किसी को भी एक्सपोजर लेना एक अच्छा ड्रीम रनअप हो चुका है। स्टॉक बॉटम आउट नहीं हुआ है, तो आई फील फंडामेंटली भी यहाँ पे कोई बड़ा नजरिया नहीं बनता है स्टॉक बाय करने के लिए।
लेकिन क्या शॉर्ट करना चाहिए वायदा कारोबार में? नितिन, क्या राय होगी आपकी? देखिए जी, कल करंट मंथ में ओपन इंटरेस्ट 3.5% बढ़ा, बट अगले मंथ और करंट मंथ कंबाइंड देखिएगा तो 7% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रोलोवर्स हो रहे हैं वो शॉर्ट साइड के रोलोवर्स हैं, प्लस डिलीवरी में काफी डिलीवरी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है, यानी कि आने वाले समय में स्टॉक में प्रेशर रहेगा और अगली एक्सपायरी के लिए भी मुझे लग रहा है कि इसमें शॉर्ट साइड के रोलोवर होने चाहिए। और नीचे जो स्टॉक का इमीडिएट मुझे लगता है कि 340 रुपए तक का टारगेट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे बेटर होगा कि 350 की पुट आप अगले महीने की लेकर के चलें, और अगर आप शॉर्ट फ्यूचर में करते हैं तो 370 372 का स्टॉप लॉस बनता है, 340 का टारगेट बनता है। 340 रुपए के लक्ष्य के लिए टाटा स्टील में अब भी शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 370 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर देखना होगा आज कितनी कमजोरी के साथ शुरुआत होती है इस शेयर की। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से, और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के मेगा प्लान पर भी हम करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। आज काफी कंपनी के नतीजों पर नजरें रहेंगी। टाटा स्टील की हमने चर्चा की, लेकिन इसके अलावा डीएलएफ, बजाज ऑटो जैसे बिग बॉयज पर भी हम फोकस करेंगे। लेकिन एक और बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्तीय वर्ष 2015 की एनुअल रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कंपनी ने टेलीकॉम में 7,000 करोड़ निवेश के साथ दोबारा पेट्रोल पंप खोलने पर भी विचार किया है। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन रिटेल में भी साफ तौर से दिलचस्पी दिखाई है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने कहा है वो तमाम ग्रोथ सेक्टर्स में करने वाले हैं, और लगभग $1 बिलियन तक का निवेश कंपनी इन ग्रोथ सेक्टर्स में करेगी। स्पेसिफिक बात यह है कि रिलायंस की जो 4G सर्विसेज है उसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है, और वो एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहेगा कंपनी के लिए, यह मैनेजमेंट का मानना है। दिवांग, आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि जब से पेट्रोल डीजल डी कंट्रोल हुआ है वहां से काफी कंपनियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, और RIL भी शायद उसको देखकर वो पेट्रोल पंप्स फिर से खोल रहा है। इनके टेलीकॉम को लेकर काफी अग्रेसिव प्लान्स थे। रिटेल में भी हमने देखा है 17,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश का मैप सामने रखा है। आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ें कल बाहर आई है। जो एनुअल रिपोर्ट, इनफैक्ट आई वेंट थ्रू दैट एनुअल रिपोर्ट, उसमें जो रोड मैप बताया गया है और जो प्लान्स बताए गए हैं वो आई थिंक मार्केट को काफ़ी हद तक पसंद आएंगे, और अंडर परफॉर्मेंस जो था वो और अभी आउट परफॉर्मेंस में चेंज हो सकता है, और मार्केट में लीडरशिप का जो इश्यू है वो भी शायद सॉल्व होते हुए नजर आएगा जब आपके IT स्टॉक्स और बैंक स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, और साथ में रिलायंस जैसा दिग्गज भी अगर परफॉर्म करने लगे तो आई थिंक मार्केट के लिए भी अच्छा है। और ओवरऑल जो प्लान्स है 1400 आउटलेट शायद ये फिजिकल एंड तक उनके पेट्रोल पंप पे शुरू हो जाएंगे डिकंट्रोल के बाद, जैसे आपने कहा 4G के लिए भी बहुत बड़े प्लान्स है। प्लस आई थिंक जो भी स्ट्रीम ऑफ बिजनेसेस में अभी वो है रिटेल और 4G, ये दोनों आगे जाके एक अच्छे ट्रिगर बन सकते हैं, और मार्केट को जो वरी था कि इतना बड़ा कैश वो कहां यूटिलाइज करेंगे वो भी इससे सॉल्व होते हुए दिखेगा। तो आई थिंक ये सब पॉजिटिव चीजें है, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन नितिन, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या रिलायंस इंडस्ट्री में कहीं कोई खरीदारी की राय? लेकिन जी डेटा में ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं है, बट चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव इसके लास्ट 3-4 दिनों से हो रहे हैं, और अभी इसमें कल इसमें 900 के ऊपर की जो क्लोजिंग है वो काफी पॉजिटिव क्लोजिंग मैं मानूंगा। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अगर 2 दिन के ट्रेडिंग के ख्याल से भी इसे लें तो 925 से 930 रुपए तक का टारगेट बनना चाहिए, और अगर इस एक्सपायरी के ख्याल से देखता हूं तो मुझे लगता है 940 रुपए तक का टारगेट बनना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब 995 के आसपास हमारा सपोर्ट एरिया आता है, क्योंकि 900 के ऊपर ब्रेकआउट है, तो 995 का स्टॉप लॉस और 925 का टारगेट। तो ये राय आती है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक पर। और आपको एक डिस्क्लोजर देना जरूरी है, CNBC आवाज जो आपका पसंदीदा चैनल आप इस वक्त देख रहे हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप का ही एक हिस्सा है। TV18 और इसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व और प्रबंधन में है। तो ये एक डिस्क्लोजर आप जरूर रखें। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो उससे पहले ये जरूर डिस्क्लोजर आपके सामने। चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन होगा और उन पर लेते हैं राय हमारे एक्सपर्ट से, और DLF होगा अगला स्टॉक जहां पर नंबर्स बेहद कमजोर, और देवांग कमजोर नंबर्स की तो उम्मीद भी थी ही, होने ही थे, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद से और खराब नंबर्स आते दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए अब स्टॉक के लिए? धीरे धीरे मुश्किल भरा वक्त है, निफ्टी से बाहर हो चुका है, तो क्या अब निकल जाना चाहिए स्टॉक से? निवेश करने लायक नहीं था?
आई थिंक काफी लोग तो निकल ही चुके हैं, बट जो बाकी के निवेशक भी है उसको भी मेरे ख्याल से कोई भी फंडामेंटल ट्रिगर अभी इमीडिएट लेवल पे, इमीडिएट भी नहीं, 6 महीने 1 साल के लिए भी कोई ऐसा फंडामेंटल ट्रिगर नहीं है। लोग खाली वैल्यूएशन की बात करते हैं कि नीचे, बहुत नीचे के भाव में मिल रहा है, वैल्यू वाइज सस्ता हो गया है, बट आई डोंट थिंक दैट इज अ रीजन टू बाय। बहुत हमेशा हम आपके माध्यम से कहते हैं लोगों को, इससे अच्छे, बहुत अच्छे प्रॉक्सी प्लेज है रियल एस्टेट में डायरेक्ट वेंचर करने से ज्यादा। रियल एस्टेट को जो फाइनेंस करता है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लाइक HDFC जो नो ब्रेनर्स है, उन चीजों में इन्वेस्ट करिए तो दैट विल बी बेटर। रियल एस्टेट सेक्टर, खाली DLF नहीं, ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अच्छी कंपनियां नहीं है, तो थोड़ा अवॉइड करें तो बेटर है। ओके, दूर रहने की सलाह। DLF 0.5% नीचे था कल के सत्र में और नंबर्स में निराशा हाथ लगी है। बजाज ऑटो के नतीजों पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज नतीजे आने वाले हैं और हमारा भी अनुमान यही है कि ये क्वार्टर पेनफुल रहेगा और स्टॉक देखिए कल भी करीब 2-2.5% तक की गिरावट दिखा चुका है। इस पर रजत, आपका क्या कॉल रहेगा? कल काफी करेक्ट हुआ ये काउंटर, यहाँ पर आज काफी दबाव और आ सकता है, बिकवाली करके चले? देखिए, बिकवाली तो कल हुआ ही है, हो सकता है कि आज भी बिकवाली रहेगा, बट आज के लिए इसका क्रिटिकल लेवल जो है 2153 का है। 2153 टूटने के बाद में इसमें आपको 2140 के आसपास एक सपोर्ट है, जो कि कल उसी के आसपास ही टेस्ट किया था 2136। बट मैं ये मानता हूं कि जब तक बजाज ऑटो इस डाउन स्विंग में 2111 का लेवल तोड़ नहीं देता है, तब तक उतना जबरदस्त सेलिंग आएगा ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए। लेकिन 2111 कोई कारण से डिसाइसिवली टूट जाता है तो बजाज ऑटो नीचे 2050 के आसपास भी जा सकता है। ओके, 2050 तक फिसल सकता है बजाज ऑटो का स्टॉक और आज नंबर्स कमजोर रहने की आशंका तो है ही। देखना होगा किस तरह से आज स्टॉक का प्रदर्शन होता है। कुछ अंदाजा बाजार को कल ही लग चुका था, थोड़ी थोड़ी कमजोरी होती हुई दिखी है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद उन स्टॉक्स पर होगा हमारा फोकस जिनके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं कमजोर या मजबूत, और कितने चढ़ेंगे या गिरेंगे ये शेयर, ये रणनीति लेकर आएंगे आपके लिए इस छोटे से ब्रेक के बाद।